एवरीवन, आज हम करने वाले हैं विश्व राजनीति के चैप्टर नंबर 2, सत्ता के समकालीन केंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्ता के समकालीन अर्थ क्या है? सत्ता के समकालीन केंद्र का अर्थ क्या है? शीत युद्ध के पश्चात विश्व पटल पर, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, वहाँ पर विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ किया, जिससे ये स्पष्ट होने लगा कि यह संगठन तथा देश अमेरिका के एक ध्रुवीय के समकक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। जैसे कि जब शीत युद्ध 1991 में खत्म हुआ था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद अमेरिका इकलौता देश बचा था जो विश्व राजनीति को कंट्रोल कर सकता था, उसका वर्चस्व था। तो कुछ ऐसे संगठनों ने उसका जगह लेने का कोशिश किया, उसके विकल्प के रूप में देखे जा रहे थे। विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के से यह स्पष्ट होगा कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता समकालीन केंद्र की कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। जब दो व्यक्ति होंगे, उसमें से एक समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा, दूसरा एक अमेरिका ही बचेगा। उस समय बचा था, क्योंकि एक सोवियत संघ था, एक अमेरिका था। सोवियत संघ का विघटन, तो बचा कौन? अमेरिका। उस समय ही एक ऐसी शक्ति का निर्माण हुआ, जैसे उसका नाम है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ हुआ था। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, ठीक है। तो अमेरिका ने मदद किया था, बहुत मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्शल योजना जो था यूरोपीय पुनः प्राप्ति कार्यक्रम था, जो कि अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि विशाल आर्थिक सहायता अमेरिका को दिया गया था। इसके माध्यम से इसको 1948 में शुरू किया गया था और 1951 तक चला था, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार की आर्थिक मदद यूरोप के देशों को किया गया था, यूरोपीय संघ, ठीक है। आगे चलते हैं। जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता था। जैसे मार्शल योजना को, इसके माध्यम से आर्थिक मदद की। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोपीय देश की आर्थिक मदद की गई थी। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 25 मार्च को किया गया था। 25 मार्च 1957 को, ठीक है। 25 मार्च 1957 को किया गया था। इसका यूरोपीय सभा बाजार भी कहा जाता है। इसमें कुछ देश थे, जैसे कि फ्रांस हो गया, पश्चिमी जर्मनी हो गया, इटली इत्यादि, ठीक है। उसके बाद अगली पॉइंट पे हम अगली बिंदु पर नज़र डालते हैं। तो 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुई। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। उसके बाद 7 फरवरी 1992 में मास्टर संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। यह मास्टर शहर में इसका गठन हुआ था 7 फरवरी 1952 को। ये डेट महत्वपूर्ण है कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं उसमें भी आ सकते हैं। वर्तमान सदस्य की देशों की संख्या कितनी है? 27 है। वर्तमान सदस्यों की कितनी संख्या है? 27 है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश कौन कौन से हैं? जो कुछ देश यूरोपीय संघ के पुराने देश हैं, उसके बाद कुछ जो नए जुड़े हैं वो भी हैं। तो पहले हम जो पुराने सदस्य उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा बेल्जियम है, तीसरा डेनमार्क है, चौथा फिनलैंड है, पांचवा फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, आयरलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन। ये सब यूरोपीय संघ के पुराने देश हैं। तो पुराने देशों में से एक है जो कि प्रमुख है, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से सन 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा सन 2016 में अलग होने का निर्णय किया, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रेक्जिट कहा जाता है। ब्रेक्जिट, जिसे क्या कहता है? ब्रेक्जिट कहा जाता है, यानी कि ये राज्यों की ब्रेक्जिट कहा जाता है। अब यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ के अलग हो गया। यूरोपीय संघ से 2020 में अलग होता है। पुराने सदस्यों में से एक देश था। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप और एशिया अफ्रीका के देशों में है। ब्रिटेन, जो कि पहले समय से ही आपको पता है, भारत पे भी इसका प्रभाव
और एशिया और अफ्रीका सभी देशों पे है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो हम इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव। यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव के देखते हैं हम क्या था। इसका एक सदस्य देश फ्रांस, जो कि सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ के कई देशों सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं। उसके बाद यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव की बार हम देखते हैं कि इसके सैन्य प्रभाव के राजनीतिक प्रभाव ने देखा है। फ्रांस एक जो महत्वपूर्ण देशों में से टॉप देशों में से आता है, जिसकी अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से है, सैन्य रूप से है ना, राजनीतिक रूप से है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक है, परमाणु शक्ति संपन्न देश में से है इसका जो ये फ्रांस है। उसके बाद ये कई सारे देश हैं जो कि अस्थायी सदस्य होते हैं, उनमें भी से भी एक है। तो यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव। यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे सेकेंड नंबर पे जो लार्जेस्ट जो सेना होती है, सबसे बड़ी सेना में दो में से एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। इसे कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है, जो अपने सेना पे या रक्षा पे अपने खत्म होते हैं, तो अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के सदस्य फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया के दूसरा स्थान पर रहता है। अब सबसे बड़ी सेना दूसरे नंबर पे, अमेरिका के बाद रक्षा बजट है इसके सदस्य देश फ्रांस, जिसमें परमाणु शक्ति संपन्न है ना, और अंतरिक्ष और संचार प्रौद्योगिकी में दुनिया के दूसरा स्थान पर है। यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ। यह ऐसी बात है, किसी कुछ अगर ताकत होती है तो कमजोरियाँ भी होती होंगी, है ना। जैसे कि तो हम कमजोरियाँ देख लेते हैं। कमजोरियाँ, इसके सदस्य देशों की अपनी विदेशी नीति और रक्षा नीति होती है, यानी कि हर देश के पास अपनी विदेशी नीति होगी और अपनी रक्षा नीति होगी, उसके माध्यम से वो अपना कार्य करते हैं, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। जैसे इराक हमले के मामले में हर देश के अपने कुछ कुछ विदेशी नीति होती है, रक्षा नीति होती है, जैसे कि हम बट फिर कुछ मुद्दे हो जाते हैं जो कि ना अब जो एक देश ने बनाया दूसरे, जैसे कि जर्मनी ने, फ्रांस ये अब अपना अलग अलग है लेकिन हैं यूरोपीय संघ के सदस्य, लेकिन यूरोप ने कुछ अपना विदेशी नीति बनाया जो कि जर्मनी के खिलाफ हो गया, या जर्मनी बनाया उसका और उसके खिलाफ हो गया। तो ऐसे ही था, ऐसे ही एक मुद्दा था इराक के मामले में। इराक के मामले में क्या हुआ, तो इराक के मामले की हम अपन बात करते हैं तो हम इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था, है ना, इराक पर अमेरिका ने हमला किया था, तो अमेरिका ने हमला, इसमें कुछ देश ने इसका सहयोग समर्थन किया था, परंतु जैसे ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया और इटली ने अमेरिका का समर्थन किया था। फ्रांस और जर्मनी जो था उसके अमेरिका के खिलाफ हो गया था कि नहीं, ऐसा ये नहीं करना चाहिए। तो यानी देख लो, एक ही यूरोपीय संघ के एक ही सदस्य देश में है, लेकिन उनका दोनों को विचार अपना एक इराक के मामले के हमले में अलग अलग हो रहा है। यूरोप फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में जाते हैं। तो यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है, यानी कि यूरोपीय देश में देखो तो सभी देश की अपनी अपनी मुद्रा होती है ना, तो भाई बोलते हैं कि यूरो हम क्यों चलाएं, हम नहीं चलाएंगे, तो उसको नाराजगी देखने को मिलती है, यानी कि ये इसका क्या नकारात्मक प्रभाव यानी कमजोरियाँ हम कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर डेनमार्क और स्वीडन ने मास्टर संधि जो हुई थी उसको लेकर साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का विरोध किया। मास्टर संधि और साझी जो मास्टर संधि था और साझी जो मुद्रा है उसको बोला कि हम नहीं मानेंगे। चलते हैं आगे। तो यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिका गठबंधन, यानी कि अमेरिका के गठबंधन नाटो है, उसके उसमें कई देश हैं। और पांचवा पॉइंट देखिए, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। ब्रिटेन को यानी कि यूरोपीय का बाजार है, यानी कि सभी लोग ट्रेड करेंगे, ट्रेड टैक्स फ्री हुआ, है ना, राजनीति, तो उसको क्या हो गया, तो यूरोपीय संघ से अलग रखा उसका, अपने जो उसका मार्केट था ब्रिटेन का। ठीक है, फिर छठा पॉइंट है, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह, यानी कि जो अपने जनता की सभी लोगों की बोला मत, यानी कि ना मत कि हाँ हम अलग हो जाते, सभी लोगों का मत था कि हाँ हमें यूरोपीय संघ से अलग होना है। जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया, यह ब्रेक्जिट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रेक्जिट कहते हैं। अब जो है ब्रिटेन है, अब जो ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, अगले कुछ
बिंदु देखने का प्रयास करेंगे। तो यूरोपीय संघ के नए सदस्य देशों की, हम लोग पुराने सदस्य की बात करें तो वो बहुत से थे, बट हम कुछ नए सदस्य जुड़े जाते हैं। यानी कि पहले या यूरोप में देखो तो बहुत कम देश थे, अब वर्तमान में 192 तो ऐसे है ना। जब कुछ नया कुछ ही बनता है तो कुछ कम लोग सदस्य जुड़ते हैं, है ना। कहीं कोई पार्टी देख लो या कोई दल देख लो या कुछ भी होता है, तो वो ऐसे ही यूरोपीय संघ में था। पहले कम लोग थे, अब देखो तो अब कितने हैं, तो बढ़ गए धीरे धीरे, है ना। तो वर्तमान सदस्य, तो जैसे कि नए सदस्य देश की बात हम करते हैं तो नए तो एकदम एस्टोनिया है, लताविया है, लुआथानिया है, पोलैंड है, चेक गणराज्य है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, बुल्गारिया है, साइप्रस है, स्लोवेनिया है। यूरोप संघ के सदस्य वर्तमान संख्या कितनी है? 27 है। वर्तमान की संख्या कितनी है? 27 देश हैं जो कि यूरोपीय संघ में अभी वर्तमान में हैं। ठीक है, चलो जी। यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है, कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि कुछ मुख्य उद्देश्य है ना यार, हम इसलिए कर रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं, है ना। जैसे कि यूएनओ बना था, क्यों बना था? क्योंकि उनको जो उस समय युद्ध वगैरह हो रहे थे, सभी तो अपने अपने में लगे हुए थे ना, इसलिए मतलब कोई आर्थिक मतलब जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, युद्ध के लिए, है ना, सब होड़ में रख रहे, सब महाशक्ति बनने के तक, तो उसको कुछ रोकने के लिए, युद्ध को रोका जा सके, इसलिए यूएनओ बना था। इसलिए भी इसका यूरोपीय संघ का भी कुछ उद्देश्य था। इसमें पहला उद्देश्य ये है कि एक समान विदेशी नीति हो और सुरक्षा नीति हो, यानी कि विदेशी नीति, यानी कि सभी देशों की एक मिलकर एक विदेशी नीति, वहाँ हमें ये करना है, और सुरक्षा नीति थी। ठीक है, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, है ना। जो आंतरिक जो मामले होंगे, न्याय के मामले से अपने आपस में सहयोग करेंगे, एक मत होके आगे बढ़ेंगे, सब साथ में मिलकर बढ़ेंगे। एक समान मुद्रा विचलन, यानी ये बात यूरोपीय संघ जितने 27 देश हैं उसमें एक ही मुद्रा चलेगी, यानी यूरो है तो यूरो चलेगी, एन है तो एन, मतलब कुछ भी एक ही मुद्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, समान मुद्रा का चलन हो गया। ठीक है, वीजा मुक्त, यानी कि 27 देश हैं, जैसे कि भारत है, भारत नेपाल में जाएगा बिना वीज़ा के जा सकते सीधा, तो वैसे ही आएगा पाकिस्तान, मतलब अमेरिका गया तो वीज़ा चाहिए, तो उसमें 27 देश है। तो अगर कोई देश फ्रांस से अगर जर्मनी में जाता है या ब्रिटेन, मतलब अब तो खैर ब्रिटेन नहीं है, दूसरे देश में, तो वो बिना वीज़ा के घूम सकता है। ठीक है, तो वीज़ा मुक्त हो गया, उनकी मुद्रा भी सेम ही होगी। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की विशेषताएं, यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या हैं? तो यूरोपीय संघ की विशेषताएं, ठीक है, यूरोपीय संघ की विशेषताएं इसको रख दिया मैंने। ओके, तो यूरोपीय संघ की विशेषताएं की बात करें, यूरोपीय संघ के ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से राजनीतिक संस्था के रूप, जब ये बना था तो ये एक आर्थिक सहयोग संस्था थी। ठीक है, इकोनॉमिक्स रूप से मदद किया करती थी, बट अब क्या हो गया है कि राजनीतिक रूप ले लिया है ना, राजनीतिक रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करता है, मतलब विशाल, मतलब एक देश, मतलब उसकी तरह, मतलब एक राजनीतिक संस्था बनी जो विश्व की राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अपना झंडा है, इसका एक झंडा, यानी हर देश का एक फ्लैग होता है, तो उसका पूरे 27 देशों का एक झंडा है, इनका एक एंथम है। ठीक है, गान है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, जब मनाया था। ठीक है, हाँ, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुआ था। 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, यूरोपीय संघ। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को, तो उस दिन इसका स्थापना दिवस है, और इसकी अपनी एक मुद्रा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अन्य देशों संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक सादी विदेश नीति और सुरक्षा नीति रखी है, बना ली है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ की लोगों को संपूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ये देखना कि कितने झंडे उस 12 में सोने के सितारे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, यूरोपीय संघ ने साझा संविधान बनाने की कोशिश किया, जो कि नाकाम रहा था, यानी कि भारत का संविधान है। ठीक है, उसकी तरफ भारत का कार्य चलता है, तो उन्होंने भी, यूरोपीय संघ ने भी एक मतलब कोशिश किया था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान हो, लेकिन वो नाकाम हो गया था, किसी कारण से नहीं बन पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक, उसको कुछ ताकतवर, क्या किसी चीज़ को, मतलब उसको ताकतवर कौन बनाता है ना, तो विशेषता, यानी कि यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव देखते हैं। 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और इसका घरेलू सकल उत्पाद था 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो कि अमेरिका के लगभग ही था। इसकी मुद्रा यूरो जो है अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई थी, बराबर आ गए थे। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना हो गया था। एक देश, मतलब एक ऐसा आ गया था, संगठन आ गया था जिसका अमेरिका के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गया था, है ना। विश्व व्यापार के इसकी हिस्सेदारी 3 गुना अमेरिका से ज़्यादा था।
इसकी यूरो मुद्रा जो अमेरिका डॉलर के लिए खतरा बन गया था, है ना, $17,000 अमेरिका बराबर था। ठीक है, इसके साथ ही अगला पॉइंट हम देखेंगे कि आसियान, ये आसियान बिंदु है, आसियान, है ना। तो आसियान का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन आसियान। आसियान के सदस्य देश एक संस्थापक, ये 5 संस्थापक देश हैं और नए सदस्य देश हैं, यानी कि ये हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, और नए देश हैं ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये इनके नए सदस्य देश हैं। ठीक है, अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके, बैंकॉक ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट करके, ठीक है, देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो बैंकॉक है ना, तो बैंकॉक घोषणा पत्र हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। इन 5 देशों ने आसियान को, इन 5 देश को तो उनका आसियान के संस्थापक देश कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि इसके संस्थापक देश कौन है, तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। ठीक है, बाद में ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और शामिल हुए थे। इसके जो आसियान में कितने सदस्य देश हैं, तो 10 सदस्य देश हैं। कितने हैं, 10। ठीक है, आसियान के मुख्य विशेषता के देखते हैं, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। सदस्य देशों को आर्थिक विकास को तेज करने की, जो 10 सदस्य देश हैं इसको आर्थिक विकास करना है। इसके सदस्य इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक, इसके द्वारा जो है सामाजिक विकास करना है और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ करना है, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और अस्तित्व को बढ़ाना है। मतलब जो कानून के शासन होगा, कानून के द्वारा कार्य करे जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नियम होगा, लॉ है, उसको पालन करके क्षेत्रीय शांति को और स्थायित्व को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, आसियान शैली, हम इसको आसियान शैली के हम वर्णन देखते हैं। आसियान शैली क्या है, ठीक है, चलिए शुरू कर देखते हैं। सदस्य देशों को आर्थिक विकास को तेज करना। ठीक है, ये तो अपना उद्देश्य हो गया, ये रहा, सॉरी माफी आता हूँ, थोड़ा सा बोलोगे। तो आसियान शैली, अब तो अनौपचारिक टकराव रहित, अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियल, अनौपचारिक टकराव रहित मतलब लड़ाई के बिना, ठीक है, सहयोगात्मक मेल मिलाप से एक दूसरे को सहयोग करके, नया उदाहरण पेश करके, है ना, आसियान ने काफ़ी यश कमाया है। ठीक है, इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, आसियान शैली किसे कहते हैं, तो अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है, इसे ही आसियान शैली कहते हैं। आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, तो आसियान शैली के प्रमुख स्तंभ, पहला आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, ये हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आती है। जो आसियान सुरक्षा समुदाय की जो मतलब सैन्य टकराव होगा ना, जो 2 देशों के बीच है, तो उसको तक वहाँ तक ना पहुँचे, है ना, कि बातचीत पर ही सहमति हो जाए, इसके लिए कार्य करती है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करता है। तो आसियान का आर्थिक समुदाय का जो उद्देश्य आसियान देशों साझा बाजार हो, है ना, उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। आसियान के सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा मिले, है ना, बातचीत और सहयोग को बढ़ावा मिले, कि टकराव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना, बल्कि बातचीत करें सहयोग के माध्यम से, इसमें अपना सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय इसकी इसे स्थापना की गई है। ठीक है, आसियान क्षेत्रीय मंच इसकी जो स्थापना 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों
इस सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बिठाना था। सदस्य देश हैं सुरक्षा नीति है, विदेश नीति में तालमेल बिठाना, बातचीत करना नहीं क्षेत्रीय मंच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर पर भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। ठीक है, जो आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास भारत जैसे चीन जैसे जो है ना तेजी से विकसित हो रहे हैं देशों है ना एशिया होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। आसियान ने निवेश श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दिया कि आसियान जो निवेश होगा श्रम और सेवाओं के मामले में जो मुक्त व्यापार है ना फ्री ट्रेड पर ध्यान दिया है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है, मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड करने में रुचि दिखाई है। 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो नीति अपनाई। भारत ने जो था 1991 के बाद जो पूरब की ओर देखो नीति अपनाई। ठीक है, पूरब की ओर देखो नीति अपनाई थी, जिसे ईस्ट नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है, ये क्या था मैं फिर से बता देता हूँ, ये क्या था। तो 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो जो वहाँ देखो जैसे वहाँ भारत ने भी नीति अपनाई और जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाओं के साथ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था, उनको भी मतलब टैक्स फ्री करना था, मतलब ट्रेड करना था है ना, एक आर्थिक रूप से कामकाजी करना था, इसीलिए भारत ने भी ये अपनाई थी। ठीक है, भारत ने आसियान के सदस्य देश सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड का समझौता किया। सन 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया जो 1 जनवरी 2010 से प्रभावी हुआ। कब किया था तो मुक्त व्यापार समझौता कब किया था 1 जनवरी 2009 में किया था, जो कि 1 जनवरी 2010 से शुरू लागू हो गया था। ठीक है, उसके बाद आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों की सहभागिता सदस्य और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श, यानी कि संवाद करते, बातचीत, परामर्श लेते, ये नहीं कि थोप देना कि मैं भाई ये जो ताकतवर देश है निर्णय लेके नहीं हमने ये काम करना है, हमने इस नीति का हमें फ्री ट्रेड करना है नहीं करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। सभी की सहभागिता होती है, सभी का संवाद होता है, परामर्श होता है। इसलिए कोई भी संगठन या कोई भी देश जब भी आगे बढ़ सकता है जिसके बीच उसमें संवाद हो, परामर्श हो, सहभागिता हो। एक देश जब भी आगे बढ़ सकता है वो विकसित हो सकता है जिसमें सभी लोगों के बराबरी का अधिकार हो, ये नहीं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ठीक है, और 8वां पॉइंट है, ये एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों का राजनीतिक और सुरक्षा के मामले चर्चा के मंच उपलब्ध करता है। ये मतलब एशिया का एक ऐसा एकमात्र संगठन है, ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देश और विश्व की जो शक्ति है ना, अमेरिका हो गया, मतलब बहुत चीन हो गया, जैसे भी एकदम बड़े बड़े देशों के राजनीतिक जो और सुरक्षा के जो मामले होते हैं ना, उसके लिए चर्चा के लिए है ना, चर्चा बहुत जरूरी होती है, इसलिए ये मंच उपलब्ध करवाता है। ठीक है, और आसियान ने कंबोडिया से टकराव को समाप्त किया। जो आसियान और कंबोडिया के बीच टकराव था उसको समाप्त किया। आसियान ने पूर्वी तमोर के संकट को भी संभाला, जो आसियान ने पूर्वी तमोर संकट को संभाला, आसियान कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। ठीक है, उसके बाद चलिए हम यही इस वीडियो